जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर जो है 6 पढ़ने वाले हैं। टोटल हमने 5 चैप्टर सोशियोलॉजी के कंप्लीट कर लिए हैं और रेगुलर जितनी भी क्लासेज हैं वो अब मैं स्टार्ट कर दूंगा और जितनी जल्दी हो सकेगा ये सारा 35 के 35 चैप्टर जो है कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आपका जो छठा चैप्टर है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक समूह। इससे पहले मैंने 5 चैप्टर करवाए हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर जरूर देखें, चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आगे बात समझ में ये चीज़ आप लोग याद रखें। और टोटल इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट निकले हैं वो मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ। और जो अप्रैल वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया था उनके रिजल्ट जो हैं कुछ दिन में आ जाएंगे। आप लोग परेशान मत होना, कई बच्चों के जो है TMA के नंबर ही नहीं चढ़े हैं, है ना, तो वो मिल जाएंगे, आप लोग टेंशन ना लें। अगर ज़्यादा आप लोग को लग रहा है तो आप अपने स्टडी सेंटर जाकर जरूर जो है पूछ सकते हैं। आगे बात समझ में ये चीज़ आप लोग याद रखें। बाकी टेंशन नहीं लेना, जरूर आएगा रिजल्ट और जल्दी आ जाएगा। ठीक है, बस ये चीज़ आप लोग याद रखें। आप लोगों ने बढ़िया तरीके से एग्जाम दिया था और नंबर भी अच्छे आने वाले हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखें। ठीक है, तो देखिए जरा आज के जो चैप्टर के अंदर हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ना है सारी चीज़ हम लोग ध्यान सुनेंगे। देखिए जरा सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनेगा इसमें वो है सामाजिक समूह किस प्रकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए सामाजिक समूह हमने पूरे जितने भी चैप्टर किए हैं सोशियोलॉजी में, अभी तक 5 चैप्टर किए हैं, सब में ज़्यादातर समाज के बारे में, क्योंकि समाज शास्त्र है ना, तो हम इसमें समाज के बारे में ज़्यादा जो है अध्ययन करते हैं। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है बढ़िया तरीके से। सबसे पहला ही क्वेश्चन है सामाजिक जो है समूह किस प्रकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक समूह हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बढ़िया तरीके से, आप लोग याद रखें। देखिए सबसे पहले आप लोग को अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन आंसर दिख जाएगा, किस तरीके से करना है वो आप लोग देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा कि सामाजिक समूह वे आधारभूत इकाइयां हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था समाज क्या होता है। समाज क्या होता है कि लोगों का एक बहुत बड़ा समूह होता है। आगे बात समझना, उसको समाज कहा जाता है। ये चीज जिसमें लड़ाइयाँ, झगड़ा, प्यार मोहब्बत सब चलता है, ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिए। देखिए जिसमें व्यक्ति रहते हैं, समाज के अंदर व्यक्ति रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं तथा एक अर्थपूर्ण अंतरक्रिया स्थापित करते हैं, यानी कि किसी चीज का मतलब हो इस वजह से रहते हैं, यानी कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर जरूर से डिपेंड होता है। हम उसको क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ते चले जाएंगे ना वैसे वैसे इजी चैप्टर जो है शुरू हो जाएंगे आप लोग के। विवाह, परिवार, खानदान, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अगले चैप्टर में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, पहले हम इनको कवर करेंगे फिर बड़े क्वेश्चन। और मैं पहले बता दूं, 1000 बार बोल चुका हूँ कि जब आप इतने क्वेश्चन पढ़ लेंगे, एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो आप बढ़िया तरीके से बनाकर अपने दिमाग से करेंगे अच्छे तरीके से। जब आपने इतना सारा क्वेश्चन समझ लिया तो आप एक क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं, बढ़िया तरीके से आप लोग कर लेंगे। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखना। चलिए आंसर मेरा जाइए यहाँ से। तो ये याद रखना है कि क्या होता है, सामाजिक समूह क्या होते हैं। इसमें व्यक्ति रहते हैं, समाज के अंदर व्यक्ति रहते हैं और अपने जीवन यापन के लिए एक दूसरे के साथ जो है जुड़े रहते हैं। आगे बात समझ में ना, ये चीज याद रखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि औपचारिक समूह व अनौपचारिक समूह के मध्य मूलभूत अंतर क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं किस प्रकार से बनेगा। देखिए जरा आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर कि औपचारिक और अनौपचारिक यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है ये समूह किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें बोल रखा है कि औपचारिक या अनौपचारिक समूह के मध्य मूलभूत अंतर जो है किसी औपचारिक नियम, देखिए किसी औपचारिक नियम की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति है। जैसे परिवार की अगर हम बात करें, परिवार भी एक समूह है और विद्यालय में जो छात्र हैं, टीचर्स हैं, उनका भी एक समूह है। तो परिवार का जो समूह है वो अनौपचारिक, इनफॉर्मल, लेटर लिखते हैं ना, परिवार को लिखते हैं तो इनफॉर्मल और कहीं स्कूल वगैरह में लिखते हैं तो फॉर्मल। तो वैसे ही परिवार एक अनौपचारिक समूह है जबकि विद्यालय एक औपचारिक समूह है। आगे बात समझना, तो छोटा सा आंसर था, बाकी आप लोग समझें और बड़ा करके इसको लिख सकते हैं हम लोग। आगे बात समझ में ये चीज। तो परिवार क्या है, अनौपचारिक समूह, और विद्यालय और ऐसे जो संस्थाएं हैं बड़ी वो क्या है, औपचारिक समूह हैं। आगे बात समझ में, बहुत इजी है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। इजी करके हार्ड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए जाइए यहाँ से आप। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पे धांसू तरीके से, ठीक है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना 1 2 3 ये लगातार होंगे, ये बीच में आ गया है, इसको हम किनारे कर देंगे। पहले हम जानते हैं प्राथमिक समूह, फिर द्वितीयक समूह, फिर तृतीयक समूह।
जब ये समझ जाएंगे तो बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, आप एग्जाम्पल के साथ इसको लिख देंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। जरा ध्यान सुनिएगा, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, तो जरा ध्यान से, तो जहां समूहों में प्रत्यक्ष संपर्क तथा घनिष्ठ संबंध हो, जैसे परिवार, मैंने बोला ना, जहां डायरेक्ट तौर पे एक दूसरे से संबंध हो, घनिष्ठ संबंध हो, बहुत ज्यादा गठजोड़ हो एक दूसरे के साथ, वो परिवार में ही हो सकता है। ये चीजें तो बोला गया है, जहां समूहों में प्रत्यक्ष संपर्क तथा घनिष्ठ संबंध हो, जैसे परिवार या छोटे गांव में रहने वाले लोग, उसे प्राथमिक समूह कहते हैं, जैसे परिवार। तो प्राथमिक समूह में क्या आता है, परिवार आता है, जो एकजुट होकर रहते हैं, जो बिल्कुल घनिष्ठ संबंध के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। तो प्राथमिक समूह के अंदर क्या आ जाएगा, परिवार आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये चीज आप लोग को याद रखना है। देखिए छोटे छोटे जब कर लेंगे तो बड़ा क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं। फिर परिवार का एग्जाम्पल देने लग जाए कि उसमें ऐसे संबंध से लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ तरीके से रहते हैं, संबंध बनाकर, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह में परिवार आ जाएगा। आगे बात समझ में, खानदान, रिश्तेदार, ये सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, चलिए आंसर हमारा चाहिए यहाँ से, ये अभी पढ़ाऊंगा। भीड़ क्या है उसके, ये आपको जानना जरूरी। भीड़ तो कोई भी बना के लिख सकता है, लेकिन ये क्या है ये अभी बताऊंगा। पहले प्राथमिक समूह समझा है ना, तो अब द्वितीयक समूह जान लेते हैं, क्योंकि इजी हो जाएगा जब लाइन वाइज तीनों एक साथ पढ़ लेंगे हम। आगे बात समझ में, देखिए जरा, तो द्वितीयक समूह क्या है, तो इसमें बोला गया है, जहां संबंध वैयक्तिक होते हैं वहां प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होते। यानी जब वैयक्तिक संबंध होंगे, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से जब मिल रहा है, पूरा परिवार तो नहीं मिल रहा है, एक एक व्यक्ति मिल रहा है, तो वहां घनिष्ठ संबंध नहीं होंगे, और उसे द्वितीयक समूह कहते हैं। जैसे राजनीतिक दल, जाति, श्रम। राजनीतिक दल में क्या होता है, ये भी तो एक समूह है ना, राजनीतिक दल भी एक समूह है, जातिगत भी एक समूह है, जाति भी एक समूह है, और श्रम यानी कि मजदूरों का भी एक संगठन होता है, समूह होता है। लेकिन वहां पे कोई घनिष्ठ संबंध के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है। सोचने वाली बात है, घनिष्ठ संबंध वाले परिवार में आ जाएंगे जो प्राथमिक समूह में है। द्वितीयक समूह में जिसका घनिष्ठ संबंध ना हो, जैसे राजनीति में आपका, उसके बाद जो है ये क्या नाम है, हाँ, श्रम में यानी मजदूरी में, और जाति व्यवस्था में, इनमें क्या है, घनिष्ठ संबंध नहीं होता, इसलिए ये किस में आते हैं, द्वितीयक समूह में आ जाते हैं। आगे बात समझ में, ये है आपका द्वितीयक समूह, ये बात आप लोग को याद रख लेनी है। कोई दिक्कत, तो जिसमें घनिष्ठ संबंध हो वो प्राथमिक समूह, जिसमें परिवार और घनिष्ठ संबंध ना हो जिसमें वो द्वितीयक समूह होते हैं। जैसे राजनीति हो गया, दल हो गया, राजनीतिक दल हो गए, पार्टियां जो होती हैं वो, और उसके बाद जो जाति हो गई, जो मजदूर हो गए, उनका एक संघ होता है, तो उसको हम द्वितीयक समूह कहते हैं। आगे बात समझ में ना, ये चीज जो घनिष्ठ संबंध नहीं रखते आपस में, ठीक है। अब एक आता है तृतीयक समूह। तृतीयक समूह क्या है वो भी हम लोग एक बार जान लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, तो तृतीयक समूह किसे कहते हैं, तृतीयक समूह समान लक्षणों वाले अनेक समूहों से बनते हैं। समान लक्षण वाले यानी इनका संपर्क अथवा अंतरक्रिया प्रकृति से मात्र वैचारिक होती है। उदाहरण, श्रम संगठनों का परिसंघ जो उनके संगठनों से बनता है। देखिए, तृतीयक समूह में क्या होता है, हालांकि घनिष्ठ संबंध तो नहीं है इसमें, लेकिन तृतीयक समूह में क्या कौन कौन से लोग आते हैं, तो इसमें क्या है, श्रम संगठनों का परिसंघ जो उनके संगठनों से बनता है। यानी कि इसमें कौन आ जाता है, इसमें बड़ा सा एक समूह आएगा, तृतीयक समूह में बड़ा एक समूह आएगा मजदूरों का। मजदूरों का आएगा, वो किस लिए जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, ताकि सबकी आवश्यकताएं पूरी की जा सके। आगे बात समझ, लेकिन घनिष्ठ संबंध तो नहीं है, बहुत बड़े स्तर पर समूह बनाएंगे, संगठन बनाएंगे। आगे बात समझ, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूं, तृतीयक समूह समान लक्षणों वाले, यानी सबका लक्षण जो है समान होगा, सारे लोगों का लक्षण जो एक कैरेक्टर है सबका वो समान होगा। उसमें अनेक समूहों से बनते हैं, यानी बहुत सारे समूह, छोटे छोटे समूह मिलकर एक बड़ा समूह बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं तृतीयक समूह। इनका संपर्क अथवा अंतरक्रिया प्रकृति से मात्र वैचारिक होता है, यानी सिर्फ ये बातचीत के द्वारा जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, घनिष्ठ संबंध नहीं है, सिर्फ बातों से अपने काम निकालने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि भाई कोई भी समूह बनता है, हर किसी की अपनी आवश्यकता होती है, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये समूह जो है तृतीयक समूह बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे श्रम संगठनों का परिसंघ, श्रम संगठनों का परिसंघ मतलब पूरा एक मजदूरों का एक पूरा एक परिसंघ हो गया, जो छोटे छोटे समूह मिलकर बड़ा समूह बनाए हुए हैं, जो उनके संगठनों से बनता है, यानी कि उनके संगठन मिल जाएंगे तो उसको हम तृतीयक समूह कहते हैं। प्राथमिक समूह में जो है घनिष्ठ संबंध रखने वाले परिवार आ जाता है प्राथमिक समूह में। द्वितीयक समूह में राजनीतिक दल और जाति
हो गई और श्रम हो गया। ये थोड़े छोटे लेवल पर होंगे तो वो द्वितीयक समूह आ जाएंगे, जिसमें घनिष्ठ संबंध नहीं रखेंगे आपस में, उतना व्यवहारिक संबंध रखेंगे, व्यक्तिक संबंध, लोगों से लोगों का मतलब। लेकिन ये वाला जो है तृतीयक समूह, इसमें बड़े लेवल पे, छोटे छोटे जो समूह एक बड़े लेवल पर मिलकर एक बड़े संगठन का निर्माण करते हैं, जिसमें मजदूर संगठन आ जाता है पूरा। आगे बात समझ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है इसमें शामिल होते हैं। तो तीनों मैंने बता दिया है, होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए महाराज जाइए यहाँ से। तो ये चीज़ें हमें ये याद रखना है, इसमें किस तरीके से बनाना है आपको आंसर, ये मैंने आप लोग को अभी बताया है। कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि ये जो बचा हुआ था इसको हम कंप्लीट करते हैं। भीड़ किसे कहते हैं, भीड़ कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आप लोग जाने। देखिए क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से, सामाजिक समूह है ना, तो सामाजिक समूह किस प्रकार जो होता है और कैसे कैसे समूह है, प्राथमिक द्वितीय तृतीयक, ये सब बना बना के आप लोग एक बड़ा आंसर तैयार कर सकते हैं, अगर मेरी बातों को आप लोग समझ गए हैं तो। आगे बात समझ, मार्क्स कहीं से नहीं कटने वाले, और क्वेश्चन इधर उधर घुमा फिरा के पूछ लेगा, लेकिन जिसने दिमाग से समझ लिया आंसर को, वो कोई सा भी क्वेश्चन बना देगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। आगे रटी रटाई लाइनें नहीं चाहिए, आपको समझना है। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखिए। देखिए बाकी इसमें पीडीएफ की तो आप लोग को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आंसर आप लोग को सामने सामने दिखा देता हूँ, सारी चीज क्लियर कर देता हूँ, है ना। चलिए, तो भीड़ किसे कहते हैं, भीड़ कितने प्रकार की होती है, वो हम लोग जानने वाले हैं, जरा ध्यान सुनिएगा, ठीक है। देखिए तो भीड़, देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से है। देखिए जरा आप लोग अपने स्क्रीन पर, तो भीड़ जो है किसी निश्चित समय पर व्यक्तियों का एकत्रीकरण होता है। बहुत सारे लोग एकजुट हुए हैं, एक समय पर, एक निश्चित समय पर इकट्ठा हुए हैं। हम प्राय देखते हैं कि किसी न किसी स्थान पर काफ़ी संख्या में व्यक्ति एकत्रित होकर नुक्कड़ नाटक देखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, जैसे कुछ देख रहे हैं, जैसे अब मदारी वाला आया है, मदारी दिखा रहा है, वहाँ बहुत सारे लोग, भीड़ इकट्ठी हुई है, देख रहे हैं लोग, या कुछ भी हुआ हो वहाँ लोग इकट्ठे होकर देख रहे हैं, तो यह एकत्रीकरण भीड़ कहा जाता है। चाहे कुछ भी करने के लिए लोग जुड़े हुए हों, भीड़ इकट्ठी कर रखी है, झुंड इकट्ठा कर रखा है, हम उसको बोल देंगे भीड़। आगे बात समझ में, ये तो भीड़ हो गया। लेकिन कितने प्रकार की भीड़ होती है वो भी हमें जानना होगा, ये मेन फैक्ट है आप लोग को जानने के लिए, और वो लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो पहला है सक्रिय भीड़। तो दो प्रकार की भीड़ होती है, सक्रिय भीड़ यानी कि उदाहरण क्या है इसका, व्यक्तियों द्वारा नाटक किसी रोचक प्रसंग को देखकर ताली बजाना, यानी कि बहुत सारे लोग नाटक वगैरह देखने के लिए एकत्रित होते हैं। जैसे मदारी हो रहा है, बंदर नाच रहे हैं, आगे भी समझ में, बंदर नाच रहे हैं, टमाटर नाच रहे हैं, कुछ भी हो रहा हो तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और देख देख के खुश हो रहे हैं, ओए मजा आ गया। तो ये चीज़ है, ये किसी चीज़ को देखते हुए एकत्रित हुए हैं नाटक वगैरह देखने के लिए, और वहाँ तालियां बजाना शुरू कर दिया, ये भी एक भीड़ है, सक्रिय भीड़ है ये। आगे बात समझ में, सक्रिय भीड़ है यानी कि वो नाटक देख के चले जाएंगे वहाँ से, ये चीज़। दूसरी बात है निष्क्रिय भीड़ क्या होती है, उदाहरणतः काफ़ी संख्या में व्यक्तियों द्वारा स्थानीय बाजार में खरीदारी करना। यानी निष्क्रिय भीड़ क्या होती है कि देखा होगा बाजारों में, वहाँ किसी उद्देश्य के लिए नहीं है, मतलब सब लोग एक चीज़ करने नहीं आए हैं। एक भीड़ होती है सक्रिय, जिसमें एक चीज़ को हजारों लोग देख रहे हैं। एक भीड़ होती है जैसे हमारे मार्केट बाजार लगता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने लायक, हर कोई एक चीज़ तो नहीं देखता, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है, सब लोग देखते हैं, तो उस वाली भीड़ को निष्क्रिय भीड़ कहा गया। तो उदाहरणतः काफ़ी संख्या में व्यक्तियों द्वारा स्थानीय बाजार में खरीदारी करना। एक स्थानीय बाजार है, वहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है, अलग अलग लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, तो वो निष्क्रिय भीड़ में आ जाएगा। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, एकजुट दिख तो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन अलग अलग काम के लिए हैं, लेकिन पहले वाले में एकजुट होकर एक ही काम देख रहे हैं। आगे बात में समझ में, ये सक्रिय भीड़ और एक निष्क्रिय भीड़, तो ये दो तरीके की भीड़ होती है, मैंने आप लोग को बता दिया है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आंसर महाराज जाइए यहाँ से, ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है ना। देखिए तो ये हमने भीड़ पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 क्वेश्चन कर लिए। अब 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जरा ध्यान सुनिएगा आप लोग कि प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में के मध्य अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं हीरो हीरोइन बना दूंगा इंपॉर्टेंट लिख के, क्यों, क्योंकि ये आप लोग को समझना पड़ेगा बहुत बढ़िया तरीके से।
देखिए जरा आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या बना हुआ है। तो प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह के मध्य अंतर, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। और समझ में आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिना लाइक किए आप लोग मत जाना, वरना अच्छा नहीं लगता फिर, है ना। चलिए, और जो पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना, ठीक है। चलिए आंसर आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पर, देखिए क्या बोला गया है कि प्राथमिक समूह का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, द्वितीयक समूह का आकार जो है बड़ा होता है। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, परिवार का आकार छोटा है, द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। ये घनिष्ठ संबंध एक दूसरे से रखते हैं और ये घनिष्ठ संबंध एक दूसरे से नहीं रखते हैं। अंतर एक साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्या है, प्राथमिक समूह में संपर्क की अवधि अतिकालीन रहती है, और जैसे प्राथमिक समूह में बहुत लंबे समय तक हम एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह क्या है, अल्पकालीन संबंध होता है इसमें। यानी राजनीति है तो राजनीति में ये तो ना हमेशा से जुड़े रहेंगे या सामने वाला बंदा हमारा हो जाए ऐसा हो जाए, नहीं, अल्पकालीन होता है, कम समय के लिए संबंध रखते हैं दूसरे से, काम से काम पड़ने पर। तीसरा है, प्राथमिक समूह में समीपता का स्वरूप आमने सामने का होता है। प्राथमिक समूह में क्या होता है, समीपता का स्वरूप आमने सामने का होता है, यानी कि प्राथमिक समूह परिवार है ना, तो परिवार में एक दूसरे के सामने सामने रहते हैं, आमने सामने रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके एक दूसरे के बारे में जानते पहचानते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसी में बोल रखा है, द्वितीयक समूह में यह कम होता है, द्वितीयक समूह में घनिष्ठ संबंध कम होता है, यानी कि हम उतना जान पहचान या आपस में आपसदारी नहीं रखते हैं, ठीक बा, ठीक है। ये देखिए, प्राथमिक समूह में संबंधों का स्वरूप घनिष्ठ होता है, द्वितीयक समूह में अवैयक्तिक होता है। यानी देखिए, प्राथमिक समूह में मैंने बताया घनिष्ठ संबंध होता है और द्वितीयक समूह में अवैयक्तिक होता है। मतलब क्या है, लोग बस एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, दूर से ही हाय हेलो होता है। लेकिन जो प्राथमिक समूह है उसमें घनिष्ठ संबंध होता है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े होते हैं लोग। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद है, प्राथमिक समूह ग्रामीण समाज में अधिक जाने जाते हैं। जो प्राथमिक समूह है ना, परिवार वगैरह हो गया, ज़्यादातर ग्रामीण समाज में देखा जाता है, लेकिन द्वितीयक समूह है वो ज़्यादातर शहरों में देखा जाता है। तो द्वितीयक समूह शहरी समाज में अत्यधिक पाए जाते हैं। ये कुछ आपका बेसिक अंतर हो गया जो आप लोग को इसमें याद रखना है। चलिए आंसर वाला जाइए यहाँ से। तो प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह के मध्य अंतर हमने जान लिया है। इस प्रकार से जो है ना आपको तैयार करना है अपना आंसर, कोई दिक्कत, ये चीज आप लोग याद रखिए। चलिए, तो प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह क्या होता है, जब आपने ये याद कर लिया, बना बना के हीरो हीरोइन बना देना इनको, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आता है सामाजिक समूह किसे कहते हैं। बार बार जो चैप्टर का नाम होता है ना, जब आपने चैप्टर के नाम से क्वेश्चन आंसर हल कर लिए तो पूछेगा, वैसे ही याद रखिएगा, ठीक बा। देखिए, तो सामाजिक समूह किसे कहते हैं, सामाजिक समूह की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो सामाजिक समूह क्या है, हम तो उतनी देर से वही पढ़ रहे हैं, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक समूह किसे कहा जाता है, देखिए, सामान्यतः सामाजिक समूह सामाजिक प्राणियों अर्थात मनुष्यों का संघर्ष है। दिख रहा होगा आप लोग को, संग्रह है, यानी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिनके मध्य सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ रहते हैं और वही सामाजिक संबंध पाए जाते हैं उनके बीच में। पर समाज शास्त्रीय अर्थ में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं तो वह सामाजिक समूह का निर्माण हो जाता है। देखिए, समाज में तो हर कोई रहता है, आगे बात समझ में, हर कोई रहता है, लेकिन जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करता है, समूह बनाता है, तो सामाजिक समूह बन जाता है वो, आगे बात समझ में, तब जाकर जो है वो सामाजिक समूह बन जाता है। सामाजिक संबंध के साथ साथ सामाजिक समूह के लिए परस्पर संबंधित कार्य से व्यक्तियों में एक दूसरे को प्रभावित करने की क्रिया भी आवश्यक है। यानी एक दूसरे को प्रभावित करने की भी क्रिया होती है इनके बीच में। जैसे अब मैंने कोई कार्य किया समाज के अंदर, अगर वो दूसरे के हित में ना हो तो उसका तो नुकसान होगा। अगर मैंने कोई कार्य किया, मेरा हित है, उसका भी हित है, तब तो दोनों का हित है। आगे बात समझ में, ये चीज होती है। तो इसी क्रिया से व्यक्ति परस्पर सामाजिक संबंधों से आबद्ध रहते हैं। इस प्रकार के संबंधों के पीछे सामान्य हित की भावना निहित रहती है। कई बार हम समाज में रहते हुए, सामाजिक समूह में रहते हुए हम कोई भी कार्य करते हैं, कई बार वो अच्छा होता है हमारे लिए, लेकिन दूसरे के लिए नुकसानदायक होता है। कई बार वो दूसरे के लिए फायदेमंद होता है, हमारे लिए नुकसानदायक होता है। कई बार दोनों के लिए फायदेमंद, कई बार दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। आगे बात समझ में, ये चीजें होती है। तो समाज में रहते हुए ही ये सब होता है, सामाजिक समूह में रहते हुए ही ये सब होता है।
बस बना बना के लिखना है जो समझा रहा हूँ। सभी सदस्य किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष घनिष्ठ अनुभव करते हैं। यानी कोई प्राथमिक रूप से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, कोई द्वितीयक समूह से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से जुड़े हुए हैं लोग। अप्रत्यक्ष कैसे? पारिवारिक तौर पे, और प्रत्यक्ष जो जैसे पारिवारिक रूप से, अप्रत्यक्ष कैसे? जो डायरेक्ट तौर पे ना जुड़े हुए लोगों से, राजनीति में जैसे हो गया। तो तथा प्रत्येक समूह अपने पृथक अस्तित्व को दिखाने के लिए जो है विशिष्ट प्रकार के प्रतीकों को विकसित करता है। यानी कि अलग अलग प्रकार के प्रतीकों को दिखाएगा वो, कि हाँ मैं इस वजह से समाज में जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस वजह से समाज में जुड़ा हुआ हूँ। इससे क्या होता है? लोगों में घनिष्ठ संबंध होता है, और समाज में रहते हुए जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जब संबंध स्थापित करने लग गया ना, तो हमने उसको नाम दे दिया सामाजिक समूह। पहले वो समाज था, फिर जब लोग जुड़ने लग गए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का फायदा नुकसान सब हो रहा, तो वहाँ सामाजिक समूह बन रहा है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो सामाजिक समूहों की कुछ विशेषताएं हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। तो व्यक्तियों की संख्या, सामाजिक समूह की विशेषताओं में कि हाँ सामाजिक समूह है ना, सामाजिक समूह बना हुआ है, पूरा समाज है, उसमें लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो पहला है व्यक्तियों की संख्या देखने को मिलेगी, आगे बात समझ में। दूसरी बात यानी सदस्यता की संचेतना, यानी सामाजिक समूह का सदस्य अपने समूहों की सदस्यता से के संबंध में सचेत होता है। यानी सचेत मतलब एक जैसे भी संबंध स्थापित किए हमने एक दूसरे के साथ, वो हम सचेत रहेंगे उसके मामले में, सोचेंगे उस मामले में, विचार करेंगे उस मामले में, ये चीज़ है। संगठित संरचना यानी प्रत्येक सामाजिक समूह संरचनात्मक रूप से संगठित होती है। हर समाज कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बढ़िया रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। संरचना है उसकी, संरचना किया गया है उसका, ठीक है ना। उसके बाद है अर्थपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण अंतरक्रिया। सदस्यों के मध्य निश्चित अर्थ और उद्देश्य के साथ आदान प्रदान होता है। हर कोई किसी ना किसी उद्देश्य के लिए जुड़ता है, हर कोई किसी ना किसी अलग अलग कार्य के लिए जुड़ता है। आगे ही बात समझ में, ये चीज आप लोग को याद बढ़िया तरीके से रख लेनी है। उसके बाद आ रहा है सहभागिता की भावना। तो समूह के सदस्यों में हम की भावना होती है, यानी समूह के सदस्यों में किसकी भावना होती है? हम की। भाई हमारा समूह बना हुआ है, तो हम बोलते ना हमारा समूह बना हुआ है, तो ये हमारा हुआ, हम हुआ, और वे समूह की सदस्यता पर अनुभव करते हैं। यानी समूह बना हुआ है तो समूह की सदस्यता पर, जैसे हमारा समूह है, हमारा समूह, तो हम बोलने लग जाते हैं उसमें। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो सामाजिक समूह किसे कहते हैं मैंने बता दिया, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है मैंने, आप लोग ढंग से समझें और बना बना के लिखने की कोशिश करें। आगे आंसर तो आप लोग के सामने ही है। उसके बाद सामाजिक समूह की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन मैंने बता दिया, किस प्रकार से 5 पॉइंट आप लोग को बताए हैं, वो 5 पॉइंट आप लोग बढ़िया तरीके से लिखें, इसमें तैयार करें, ठीक बा। ये चीज आप लोग याद रखें। चलिए आंसर वाला जाइए यहाँ से, देखिए जरा ध्यान से देखिए इसको। समूह के प्रकार लिखिए। समूह कितने प्रकार के होते हैं? समूह क्या है? समूह तो हम इतनी देर से पढ़ ही रहे ना, हर चीज में समूह समूह ही पढ़ा है हमने, इधर भी समूह, इधर भी समूह, इधर भी समूह, है ना, हर चीज में समूह समूह पढ़ा है। समूह कितने प्रकार के होते हैं तो वो भी तो जानना होगा ना हमें, मस्त तरीके से पढ़िए, फिर आगे बस समझ में, ये चीज याद रखिए। देखिए देखो मैं कहता हूं पढ़ो ऐसा कि फिर बाद में ना इतना सुकून मिले कि हमने सही टाइम पे सही मेहनत की थी। ये नहीं होना चाहिए कि टाइम बीत गया तो हम सोचते रहे यार काश मैंने सही टाइम पे मेहनत कर ली होती। ये जो है ना काफ़ी बाद में ना बहुत परेशानी दे देती है, याद रखिएगा। बाद में जब पढ़ने का मन ही नहीं करेगा आप लोग का, ये बात लिख के ले लीजिए, ठीक है। हम सोचेंगे बाद में पढ़ लें, बाद में पढ़ लें, जब एक उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, समय पीछे तो नहीं जा रहा, आगे ही बढ़ रहा है, तो समय जैसे जैसे बीतते जाएगा ना बहुत परेशानी क्रिएट होने वाली है। जो बच्चे लापरवाही करते हैं, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझें हर चीज़। आगे बात समझ में, जो टाइम पास करता है लाइफ फिर टाइम पास करेगी ना तो समझ में आएगा, फिर आप लोग याद रखिएगा। इसलिए समझदारी के साथ बस पढ़ते रहो, और मेहनत टीचर भी करते हैं तो स्टूडेंट को भी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बात समझ में। चलिए सर आप लोग को अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस प्रकार से बनाना, देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। तो समूहों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया गया है। समूहों का वर्गीकरण कुछ आधार पर किया गया। तो पहला है गठन के आधार पर, पहले गठन किया जाता है ना किसी समूह का, गठित किया जाता है, संगठित किया जाता है किसी समूह को। तो क्या बोला गया है कि इस आधार पर जर्मनी के एक समाजशास्त्री ने समूहों को 2 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो जेमिन्स
जेमिन सेफ अर्थात समुदाय, और दूसरा है संगठन। तो समुदाय और संगठन के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किया गया है। गठन हम किस आधार पे करते हैं, या तो समुदाय के तौर पे करते हैं या संगठन के तौर पे करते हैं। आगे बात समझ में, तो समुदाय और संगठन हो गया इसमें, तो गठन के आधार में आपका समुदाय और संगठन हो गया। दूसरा है औपचारिकता के आधार पर। औपचारिकता के आधार पे आप लोग को क्या बताना है कि समूहों के गठन के औपचारिक नियमों के होने या ना होने के आधार पर इन्हें औपचारिक या अनौपचारिक की श्रेणी में रखा जा सकता है। देखिए, औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल, यानी कि पारिवारिक समूह है या थोड़ा वैसा समूह है जैसे विद्यालय का समूह है या किसी संस्था का समूह है, तो वो औपचारिक हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा, और पारिवारिक वाला इनफॉर्मल हो जाएगा, यानी कि जो है अनौपचारिक हो जाएगा। ठीक है, तो बोला गया है उदाहरण के लिए परिवार एक अनौपचारिक समूह है, जबकि विद्यालय एक औपचारिक समूह है। वो इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल है, वो औपचारिक है और ये अनौपचारिक है। ये चीज आप लोग को याद रखनी है। संपर्कों के, तीसरा बोल रखा है संपर्कों के स्वरूप के आधार पर, यानी संपर्क कैसा है आप लोग का समूहों के बीच में, तो बोल रहा है संपर्कों के स्वरूप के आधार पर समूहों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो समूह के भी अलग अलग प्रकार बताए मैंने, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो ये चीजें आप लोग को तीनों याद रखनी है। इसमें परिवार आ जाएगा, इसमें राजनीतिक दल, जाति और जो है आपका श्रम आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो है जो मजदूरों का संगठन, जो छोटे छोटे संगठनों को मिला के, छोटे छोटे समूहों को मिलाकर बड़ा एक संगठन तैयार किया गया, वो तृतीयक समूह में आ जाएगा। इसमें घनिष्ठ संबंध इसमें थोड़े कम होते हैं, इसमें बिल्कुल कम होते हैं, घनिष्ठ संबंध आपस में कम होते हैं। तो ये चीजें आप लोग को याद रखनी है, ये सारा मिलाकर इसी में लिख देना है। तो मैंने 3 बताया आप लोग को, गठन के आधार पर, दूसरा है औपचारिकता के आधार पर, तीसरा है संपर्कों के स्वरूप के आधार पर। आगे बात समझ में, ये तीनों आप लोग को ढंग से जो है यहाँ पर रेडी कर लेना है। आगे ना बात समझ में, चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे बढ़िया तरीके से। अगर आप लोग को सच में वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ उसको लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है ना, जिससे बनाने में वीडियो और ज़्यादा मजा आए फिर। ठीक है, देखिए, और पीडीएफ की आप लोग डिमांड मत करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारा चीज़ आप लोग को दिखाई देता हूँ सामने। आगे बस समझ में, इसी से आप लोग याद रखें, और स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है अपने शब्दों में अंत समूह तथा बाह्य समूह की व्याख्या करें। अंत समूह यानी आंतरिक समूह और बाह्य समूह क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आंसर देखिए क्या है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो समाजशास्त्रियों ने अनुभूति के आधार पर अंतर समूह तथा बाह्य समूह, अंतर होता है आंतरिक समूह और एक होता है बाहरी समूह, तो के मध्य अंतर किया है। जैसे अंतर समूह का तात्पर्य व्यक्तियों के उस संपूर्ण समूह से है जो अंतर समूह में परस्पर भाईचारे की भावना अर्थात समूह के भीतर एकात्मक से प्राप्त होते हैं, एकात्मकता से प्राप्त होते हैं। यानी जिस समूह में भाईचारे वाली भावना हो, बहुत ज्यादा करीब हो लोग, तो उसको हम बोलते हैं अंतर समूह, आंतरिक समूह। आगे बात समझ में, जिसमें भाईचारे वाली भावना हो, जो लोग एकजुट होके रहते हैं ज्यादातर वो। उसके बाद है अपने समूह से भिन्न समूह, इन समूहों को अरुचिकार जो है लगते हैं। यानी कि देखिए, हमने आंतरिक समूह बना रखा है, अब हमें अपना ही समूह अच्छा लगेगा, किसी और का समूह हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आगे बात समझ में, ये आंतरिक समूह है, मुझे अपना समूह अच्छा है, बाहर का समूह अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, ये सदस्य बाह्य समूहों के प्रति द्वेष तथा श्रेष्ठताहीनता की भावना रखते हैं। अंततः अंतर समूह सदैव बाह्य समूह की आलोचना करते हैं, वे उसका मूल्यांकन अपनी संस्कृति के आधार पर करते हैं। इसका परिणाम देखिए, ध्यान सुनिएगा, मैंने बाह्य समूह के लिए क्या बोल रखा है। तो बाह्य समूह क्या होते हैं, देखिए पहले तो अंतर समूह सदैव बाह्य समूह की आलोचना करते हैं। जो आंतरिक समूह होते हैं ना, वो बाहर के समूह, जैसे मान के चलिए मेरा एक समूह बना हुआ है, मैं अपने समूह को बहुत अच्छा मान रहा हूँ, आंतरिक समूह है मेरा वो, और एक बाहर का समूह है, मैं वो बोलता हूँ वो तो बाहर का समूह मुझे पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा उसकी आलोचना करता हूँ। अरे बस बाहरी समूह की हम आलोचना करेंगे, कौन, आंतरिक समूह वाले। वे उसका मूल्यांकन अपनी संस्कृति के आधार पर करते हैं, मैं अपनी तुलना उससे करने लग जाऊंगा। इसका परिणाम होता है कि श्रेष्ठता तथा हीनता के आयाम की उत्पत्ति होती है, यानी कि हम उसको नीचे दिखाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। ये चीज संचेतना की इस पहचान को इथेनोसेंट्रिज्म
जो है समूह श्रेष्ठता कहा जाता है, यानी अपने समूह को मैं उच्च मान रहा हूं, अंतर समूह को। तो आंतरिक समूह तथा बाह्य समूह की संकल्पना को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ये उदाहरण आप लोगों ने समझ लिया ना, सारा आंसर क्लियर हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। किसी गांव में उच्च जातियां तथा निम्न जातियां निवास करती हैं। किसी गांव में उच्च जाति और निम्न जाति दोनों प्रकार के लोग हैं, ठीक है ना। ये चीज दोनों के अपने अपने समूह हैं, उच्च जाति वाले के अपने अलग समूह हैं, निम्न जाति वाले के अपने अलग समूह हैं। ये समूह स्वयं के लिए अंतर समूह हैं, यानी उच्च जाति वाले अपने समूह को अलग मानते हैं और दूसरे के समूह को बाह्य समूह मानते हैं। वैसे ही निचली जाति वाले जो अपने समूह को अलग और उनके समूह को बाह्य मानते होंगे। ये सिंपल सी बात है। देखिए मैं यहाँ कोई जातिगत भेदभाव के इन सब के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, जो किताबों में लिखा गया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई जाति ऊंची कोई जाति नीची नहीं है, एक शिक्षक की नजरों में, क्योंकि शिक्षक की नज़रों में वही अच्छा होगा जो सबसे ज़्यादा पढ़ता होगा, सबसे अच्छा पढ़ने में होगा। यहाँ कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद समूह है परंतु एक दूसरे के लिए बाह्य समूह बन जाते हैं। सामान्यतः सामान्य अर्थों में अंतर समूह को हम समूह तथा बाह्य समूह को वे समूह, हमारे समूह को हम समूह, हमारा समूह, उनके समूह को वे समूह कहते हैं। ये दोनों समूह अनुभूति के आधार पर अंतर रखते हैं, यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आधार पर अंतर रखते हैं, मतलब एक दूसरे से काफ़ी। चलिए आंसर मारा जाइए यहाँ से। तो ये चीज़ हमें याद रखना है, एक दूसरे से ये लोग क्या करते हैं, अंतर समूह। समझ में आया, हमारा समूह अंतर समूह, और जो एक बाहरी समूह है ना, वो हमने बोला वो बाह्य समूह है। वहाँ चले जाओ, वो लोग सोच रहे हैं हमारा अंतर समूह है और जो वो वाला समूह है वो बाह्य समूह है। तो सिंपल सी बात, जिसमें हम हो वो आंतरिक समूह और जो बाहर दूसरा है वो बाहरी समूह, ठीक है। हमने अपने लिए हम बोला और उनके लिए वे बोला, वह बोला, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को आंसर समझना है। बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। मैं पहले बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। जिसने सामाजिक समूह समझना है वो अगर वो सारे क्वेश्चन पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो वो कोई सा भी आंसर, कोई सा भी क्वेश्चन समझ के बना सकता है उसका आंसर। आप लोग के लिए जरूरी ये है कि आप लोग पहले समझें, आगे बस ये चीज़ आप लोग याद रखें बढ़िया तरीके से। आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ साइमन क्लास को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आने वाले चैप्टर में आप लोगों को 7, 8 ऐसी करवाते करवाते सारे 35 के 35 चैप्टर इसमें कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग कल के चैप्टर के अंदर और उसमें हम लोग पढ़ेंगे 7 चैप्टर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।